Dear students, good morning to all of you. आज हम लोक प्रशासन की हमारी इस कक्षा में केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि यह जो विषय है ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ये अनेक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, न केवल ये एमए की क्लासेस के लिए वरन ये है यूजी की क्लासेस के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्य प्रशासन में भी आता है, भारतीय प्रशासन में भी आता है तथा अन्य जगह भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हमारे सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी ये एक अत्यंत समसामयिक विषय है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध किस प्रकार से हैं, और अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों पे एक विस्तृत टिप्पणी लिखो अथवा आलोचनात्मक अध्ययन करो। तो मेरा विचार है कि इस कक्षा के बाद में आप इसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। मैं इस कक्षा को अधिक सहज और सरल बनाने के लिए एक साथ नहीं पढ़ा करके मैं केंद्र राज्य संबंधों को 3 क्लास में पढ़ाऊँगा, जिसमें से ये पहली क्लास है। संबंध से आप सामान्यतः समझ गए होंगे कि हमारा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का व्यवहार है, उनका कैसा बोलचाल है, कैसे उनके वित्तीय संबंध है, कैसे उनके आपस के प्रशासनिक संबंध इत्यादि। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य भी जो संबंध होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध और केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध। तो संघीय व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप भारत में स्पष्ट रूप से केंद्रीय व राज्य सूची के विषयों को श्रेणीबद्ध किया गया है तथा ये जो विषय अलग अलग सूचियों में बांटे गए, इनके आधार पर ही हमारे केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध तय होते हैं। इन विषयों पर केंद्र तथा राज्य अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने एरियाज में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार से एक समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि एक सूची तो है केंद्रीय सूची या संघ सूची, जिसमें केवल संघ सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरी जो सूची है वह राज्यों के लिए है, जिसमें राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। कुछ विषय ऐसे हैं जो केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए सामान्य होते हैं, तो उन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। टकराव की जो स्थिति होती है तो उसमें केंद्र सरकार के कानून को प्राथमिकता देने की व्यवस्था या प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 11 के प्रथम अनुच्छेद 245 से 255, 245 से 255 तक संघ व केंद्र के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। संघीय सूची में मूलतः राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल थे, 97 सब्जेक्ट, जिनमें देश की सुरक्षा, युद्ध, शांति, विदेशी मामले, डाक, तार, रेल, मुद्रा, बीमा, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जनगणना, विदेशी ऋण आदि आदि शामिल थे। लेकिन संविधान के 42वें संशोधन के बाद में संघीय सूची में एक नया भाग 2A जोड़ दिया गया था, जिसके अनुसार संघ के किसी भी सशस्त्र बल को किसी राज्य में असैनिक शासन की सहायता के लिए लगाना व उसकी शक्तियाँ निश्चित करना है। इस सूची के विषय जो है वो संख्यात्मक दृष्टि से भी और गुणात्मक दृष्टि से भी, अर्थात मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चूँकि इसमें राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं इसलिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य सूची, जिसमें मूलतः 66 विषय थे, ये सभी स्थानीय महत्व के हैं। इस सूची का उद्देश्य राज्यों को स्थानीय विषयों में अधिकाधिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी प्रदान करना है। इस सूची के कुछ उदाहरण हैं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, पशुपालन, सिंचाई, राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य इत्यादि। आज अभी सूची में 61 विषय शामिल है। शिक्षा पूर्व में इसी सूची में शामिल था, लेकिन शिक्षा को बाद में समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यही कारण है कि शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार भी नीतियां बनाता है और राज्य सरकार भी बनाती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो वो क्यों बनाई गई? क्योंकि संघ सूची समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे,
जिनका स्थानीय महत्व तो है ही, पर राष्ट्रीय स्तर पर भी इन विषयों के समान कानून की आवश्यकता समझी जाती है। इनमें से जैसे विवाह है, तलाक, श्रमिक समस्याएं, कारखाने, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक नियोजन, समाचार पत्र इत्यादि। संविधान के 42वें 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 5 विषय यथा शिक्षा, वन, वन्य पशु पक्षियों की रक्षा, बांट माप, न्यायिक प्रबंध को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में इस सूची में कितने विषय? 52 विषय। तो केंद्र को तुलनात्मक रूप से अधिक महत्व शक्तियाँ प्रदान करने की दृष्टि से जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, इनके अलावा जो शेष विषय, ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, वो अवशिष्ट सूची में शामिल है। वो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं और वो किसके पास में है? वो केंद्र सरकार के पास में है। तो केंद्र को अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में अधिकार संघीय संसद को प्रदान किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड में भी ये शक्तियाँ संघ की इकाइयों के पास में ही हैं। अमेरिका में किसी भी स्थिति में केंद्रीय कांग्रेस राज्यों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। कनाडा में संसद न्यायालयों के द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय महत्व के विषयों में प्रांतों के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। भारत में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि एक विशिष्ट विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि राज्य सूची में अंतर्निहित उस विषय पर कानून बना सके। यहाँ एक बात यह भी है कि इस व्यवस्था के लिए आपात स्थिति की घोषणा की भी आवश्यकता नहीं है। संबंधित विषय के लिए राष्ट्रीय महत्व का होना ही पर्याप्त है। संसद द्वारा ऐसा बनाया गया कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके उसकी अवधि को 1 साल और बढ़ा सकती है। प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के 6 माह बाद कानून निष्प्रभावी हो जाता है, अर्थात इसे बढ़ाना आवश्यक है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर संसद से कानून बनाने का भी अनुरोध कर सकते हैं, क्योंकि अनेक बार कुछ ऐसे विषय होते हैं जो एक ही राज्य से संबंधित नहीं होता वरन 2 राज्यों से संबंधित होते हैं, जैसे नदियों के मामले हैं। तो संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून लेकिन इन्हीं राज्यों के लिए लागू रहेगा जिन्होंने इस संबंध में प्रार्थना की है। अन्य राज्य भी अपने विधानमंडलों में प्रस्ताव पारित करके उसे स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार कानून को संसद ही संशोधित कर सकती है अथवा उसे समाप्त कर सकती है। कुछ विशेष विषय संबंधित विधेयक राज्य विधानमंडल में तभी प्रस्तुत किए जा सकते हैं जब उन पर राष्ट्रपति से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनमें केंद्र सरकार का शक्तियों के संतुलन की दृष्टि से पलड़ा भारी है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संविधान परिवर्तन संशोधन किए बिना भी देश का शासन एकात्मक हो सकता है। ऐसे में संसद राज्य सूची में निहित विषयों पर कानून भी बना सकती है। राष्ट्रीय आपात के अतिरिक्त क्षेत्रीय आपात यानी राज्य में संवैधानिक विफलता, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग। तो ऐसी स्थिति में राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती है। राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। इन सभी प्रावधानों के अलावा अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा संघ को प्राथमिकता प्रदान की गई है। कोई विषय यदि संघ व राज्य, कोई ऐसा विषय जो संघ और राज्य दोनों ही सूचियों में उल्लेखित है तथा दोनों में किसी प्रकार का विरोध है, तो ऐसी स्थिति में भी संघ सूची को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमारा जो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है उनमें हमने अभी किसका अध्ययन किया? हमने विधायी संबंधों का अध्ययन किया कि केंद्र और राज्य के मध्य विधान संबंधी किस प्रकार के संबंध बने हुए हैं।